नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 40 साल की राजनीति के इतिहास के सफर में हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे एनडीए की जगह दिल्ली में यूपीए की सरकार बनी। ये सरकार भी एनडीए की तरह भानुमति का कुनबा जोड़कर 4 साल चलती रही, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के भविष्य पर सवालिया निशान लगाया अमेरिका के साथ परमाणु करार के मसले ने। लेफ्ट ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 22 जुलाई 2008 को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। उस दिन देश ने जो देखा, उससे लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार हो गया। तस्वीरों को देखकर देश हक्का बक्का रह गया। लोकसभा में नोट के बंडल दिखाए और उछाले जा रहे थे। बीजेपी के 3 सांसदों का आरोप था कि मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन देने के बदले उन्हें रिश्वत दी गई है। पार्टी के नेतृत्व के ध्यान में ये बात आई कि हमारे एमपीज को कैश ऑफर किया जा रहा है, तो उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ लोकसभा में, और ये बहुत शर्म और अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने खुलासा किया, जो विसल ब्लोअर्स थे, उन्हीं को ऊपर केस कर दिया गया। अमेरिका से परमाणु करार के मसले पर लेफ्ट ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 22 जुलाई को विश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली थी। मुलायम सिंह यादव लेफ्ट का साथ छोड़कर मनमोहन सिंह सरकार के संकट मोचक की भूमिका में थे। सर्वसम्मति से उसका स्वागत किया गया। क्रिया का समर्थन कर रहे हैं तो हम समर्थन भी करेंगे, वोट भी डालेंगे। मुलायम के समर्थन से यूपीए सरकार के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं था, लेकिन लोकसभा में नोट लहराए जाने ने समर्थन की पूरी कहानी को ट्विस्ट दे दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह के करीबी अमर सिंह के सहयोगी ने बीजेपी के सांसदों से बात की थी। आरोप यह भी था कि 3 बीजेपी सांसदों अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भागोरा की अमर सिंह से बातचीत भी हुई। कैश फॉर वोट मामले में नया मोड़ तहलका के स्टिंग के बाद आया। तहलका ने दावा किया कि वोट के बदले नोट का खेल बीजेपी ने किया। तहलका के मुताबिक स्टिंग के जरिए बीजेपी साबित करना चाहती थी कि उसके सांसदों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संकट मोचक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कैश फॉर वोट का सच और झूठ क्या है, इस पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है। भारत की न्याय प्रणाली पर बहुत आस्था है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, आना है तो आ रहा, में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो न्याय मिलेगा। वोट के बदले नोट कांड के कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव हुए। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के लीडरशिप में यूपीए को जनता ने फिर से सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। कांग्रेस की सीटें 145 से बढ़कर 206 तक पहुंच गईं। 2009 में यूपीए को न तो लेफ्ट के समर्थन की और न ही सरकार को किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चलने की जरूरत थी। लेकिन मनमोहन सरकार के लिए ये वो दौर था जहां उसका सामना एक के बाद एक तूफानों से होने वाला था। 2009 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहकर प्रचार किया। मैंने ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जनता ने बीजेपी को एक बार फिर खारिज कर दिया। यूपीए पार्ट 2
सरकार के कार्यकाल में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला था। गेम्स शुरू होता उससे पहले सत्ता के गलियारों से घोटाले की परतें खुलने लगी। गेम्स के आयोजन में हजारों करोड़ का घोटाला बाहर आ गया। CWG ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन और कांग्रेस सांसद सुरेश कलमाडी के खिलाफ जांच शुरू हुई और अप्रैल 2011 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने मनमोहन सिंह सरकार की साख को बट्टा लगाया, लेकिन ये शुरुआत भर थी। नवंबर 2010 में CAG की रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि 2G के लाइसेंस बांटने से सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। CAG के मुताबिक 2008 में टेलीकॉम कंपनियों को 2001 की कीमत पर 2G लाइसेंस बांटे गए। कई ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए जिनके पास टेलीकॉम सेक्टर का कोई तजुर्बा नहीं था। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट दी, जो संसद को पेश की जाती है और संसद की कमेटी PSC उसको देखती है और जो महकमे होते हैं, विभाग होते हैं, वो अपनी उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। पर उससे पहले ही उस पर भूचाल आ गया। उसके बाद में 1,76,000 करोड़ के घाटे की जो रकम बताई गई उससे पूरा देश चौंक गया और सुप्रीम कोर्ट भी स्तब्ध हो गई और आपराधिक मामले दर्ज हो गए और उसके बाद पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था वो प्रभावित हुआ है। इस घोटाले में तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री A राजा का नाम आया। इसके अलावा DMK सांसद कानिमोझी, जो पार्टी सुप्रीमो की बेटी थीं, उनका भी नाम आया। कई उद्योगपति और अफसर भी 2G घोटाले के लपेटे में आए। A राजा और कानिमोझी समेत कई लोगों को जेल हो गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों को आवंटित लाइसेंस रद्द करते हुए फैसला दिया कि स्पेक्ट्रम आवंटन में भारी धांधली हुई है। ये ऐसा घोटाला था जिसमें पहली बार सरकार के एक मंत्री को जेल जाना पड़ा। सरकार के सबसे बड़े सहयोगी दल के नेता की बेटी को कैद की हवा खानी पड़ी। 70 करोड़ मोबाइल थे, तो इसके लिए डिमांड बढ़ गई थी, तो स्पेक्ट्रम का दाम भी बढ़ गया था, 10 गुना हो गया था। लेकिन उन्होंने 2001 के दाम पर ही बेचा और जिन कंपनीज को बेचा उन्होंने जाकर विदेशी कंपनी को 8 गुना दाम पर बेचा। तो विदेशी कंपनी से खरीद कर इंडियन कंपनीज ने कोई काम करे बिना उनका खूब मुनाफा हो गया। तो उसमें से इन्होंने रिश्वत दिया और पकड़े गए। 2G घोटाले के बाद सामने आया देश का सबसे बड़ा घोटाला, जिसे कोलगेट घोटाला कहा गया। CAG ने एक बार फिर सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा किया। CAG के मुताबिक कोल ब्लॉक देते समय सरकार ने नीलामी की प्रक्रिया नहीं अपनाई, बल्कि मर्जी से सरकारी और निजी कंपनियों को कोयला खदानों के लाइसेंस बांट दिए। CAG के मुताबिक सरकार के इस फैसले से देश को 1,84,000 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन इस घोटाले का फलक बड़ा था। इसके लपेटे में तत्कालीन पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय आए। कांग्रेस के कई सांसद भी जांच के घेरे में आए। तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के सीधे वहां तक, प्रधानमंत्री तक कोयले घोटाले की आंच पहुंच रही है। जब पारक साहब ने कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो प्रधानमंत्री दोषी नंबर 1 है। आप नोडल मिनिस्टर हैं, आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री से पूछताछ हुए बिना ये पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं होगी जांच? शेख चिल्लियों के द्वारा दिए गए किसी बयान पर कोई कमेंट्स हम नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार के एक मामले के बाद उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार का दूसरा मामला। संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो अदालत ने भी सरकार को तगड़ा झटका देना शुरू किया।
अदालत ने घोटालों की जांच में सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। सीबीआई को कोर्ट ने सरकारी तोता कहा। अदालत ने एक कदम आगे बढ़कर घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनवा दी। लेकिन सरकार के लिए असल मुसीबत का सबब साबित हुई सड़क, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटने लगा। भारत माता की वंदे वंदे अचानक भ्रष्टाचार के खिलाफ देश जाग गया। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। अचानक कुछ गुमनाम चेहरों को देश हीरो मानने लगा। अचानक महाराष्ट्र के छोटे से गांव से निकलकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अगुवा बन गए। अचानक अन्ना का आंदोलन घर घर शहर शहर में चर्चा का मुद्दा बन गया। लोग इतने परेशान थे, सिर्फ लोकपाल का बहाना था, पर वो हर चीज़ से परेशान थे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और सबको अन्ना में परिवर्तन का एक तत्व नजर आया। पूरा देश अन्ना के साथ खड़ा हो गया। खासकर युवा पीढ़ी में एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन कहिए, गुस्सा कहिए। उस वक्त अन्ना हजारे जब सामने आए तो आपने देखा कैसे उमड़कर लोग उनकी तरफ गए। पूरे 13 दिन जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना ने रामलीला मैदान में अनशन किया। 16 अगस्त को रामलीला मैदान में अनशन शुरू करने के लिए अन्ना घर से निकले तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या उनको अरेस्ट कर दिया गया? दिल्ली पुलिस के जवान उनके साथ में है। इस गिरफ्तारी से लोग भड़क गए। अन्ना को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया तो उन्होंने वहीं अनशन शुरू कर दिया। मैं तिहाड़ जेल में हूँ, आप जो ये क्रांति कर रहे हैं उससे मुझे यहाँ ऊर्जा मिल रही है। और अन्ना रिहा होकर अनशन के लिए रामलीला मैदान के लिए रवाना हुए तो उनके कारवां ने जेपी आंदोलन के जुलूस की याद ताजा कर दी। देश भर में अन्ना के समर्थन में आवाज बुलंद होने लगी। सरकार हिल गई। 27 अगस्त 2011 को संसद का विशेष सत्र हुआ। अन्ना हजारे की 3 मांगों पर सदन ने मोहर लगाई। And let there be no so-called conflict between the civil society and parliament or political establishment. ये जो आज जन लोकपाल बिल की आधी जीत हुई है, अभी पूरी जीत होना बाकी है। अन्ना के आंदोलन ने देश को लोकपाल कानून दिया। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब सड़क से उठती आवाज ने संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया। ये देश का पहला आंदोलन था जिसमें सोशल मीडिया ने अहम रोल अदा किया। लेकिन अन्ना के आंदोलन ने यह भी साबित किया कि देश की जनता सरकार और राजनीतिक पार्टियों के तौर तरीके से नाराज है। जनता की नाराजगी का इतिहास पर क्या असर पड़ा, यह हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। अन्ना के आंदोलन का राजनीति पर क्या असर पड़ा? पहला असर तो ये कि 4.5 दशक बाद देश को मिला भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून। लेकिन एक दूसरा असर भी था जिसने राजनीति की तस्वीर बदल दी। पहली बार आंदोलन खड़ा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ तो उसने राजनीति की पुरानी सोच को ही झकझोर दिया। इसी सोशल मीडिया की वजह से भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ गया और इस आंदोलन का चेहरा बने अरविंद केजरीवाल। अन्ना से राहें जुदा कर
अरविंद केजरीवाल ने राजनीति पार्टी बना दी। मतलब अरविंद केजरीवाल ने सियासतदानों के राजनीति के अखाड़े में उतरने की चुनौती स्वीकार कर ली। विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और खुद जाके अपना लोकपाल देंगे। लेकिन आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीति में उतरने का फैसला आसान नहीं था। लेकिन जब केजरीवाल मैदान में उतरे तो राजनीति की नई रवायत सामने आ गई। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिले पड़े हैं, इन दोनों की सत्ता उखाड़ के फेंकेंगे, आम आदमी जाके अंदर बैठेगा। पार्टी बनाने का फैसला हुआ वो इसीलिए हुआ कि देखिए ये जन लोकपाल बिल जो भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकता है ये लोग तो बनाएंगे नहीं, न कांग्रेस बनाएगी न बीजेपी बनाएगी। अरविंद केजरीवाल ने 1.25 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था जी, ना हमारे पास पैसा था ना हमारे पास आदमी थे, हमारे पास कुछ नहीं था। आम आदमी हम इस देश के। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक कामयाबी दर्ज की। 28 सीटें जीतकर केजरीवाल की पार्टी ने सरकार बनाई। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन बहुमत के लिए केजरीवाल ने उस कांग्रेस से समर्थन लिया जिसके खिलाफ उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। केजरीवाल के कांग्रेस से समर्थन लेने की चाल को राजनीति के जानकार चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के सियासी रिश्तों से जोड़कर देखते हैं। शूट एंड स्कूट उसको कहते हैं, माने आरोप लगाओ भागो। अभी एक भी केस डाली उन्होंने, मैं गया 2G में कोर्ट में गया, बहस किया, लाइसेंस कैंसिल करवाया। इन्होंने कुछ किया अभी एक भी? वड्रा का बोला कुछ नहीं किया। शीला दीक्षित के कहा 370 पन्ने की रिपोर्ट है, उन्हीं की शक्ति लेकर के वो मुख्यमंत्री बन गए। वो भी बच्चों के सिर पर हाथ रख कर कहा मैं कसम खाता हूँ कि कभी नहीं उनका समर्थन लूँगा। बहरहाल 49 दिनों बाद जन लोकपाल का वादा पूरा न कर पाने की वजह से इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। राजनीति में ये नया प्रयोग था जिसके थपेड़े 2014 के आम चुनाव पर महसूस किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अरविंद को इस्तीफा देने का समय आना ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे हमारा मानना है। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, जब तक असमानता रहेगी, जब तक बड़े औद्योगिक घरानों का राजनीति में और शासन में दखल रहेगा, तब तक केजरीवाल जैसे नेता पैदा होते रहेंगे और इस तरह की मुहिम चलाते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की इस देश में जरूरत नहीं है। जरूरत एक स्वतंत्र चेता, मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व देने वाले व्यक्ति की है, जो दरअसल इस देश के स्वाभिमान की, इस देश के संविधान की, इस देश की संप्रभुता की रक्षा कर सके। होने दो घनघोर गर्जना, तूफानों को आने दो, जन्म की नहीं कर्म की करो अर्चना, बाकी सब जाने दो। पिछले 40 साल की राजनीति के सफर में आपने देखा कि कैसे इतिहास खुद को दोहराता है। आपने देखा कि कैसे एक फैसला जनता की जिंदगी को बदल देता है। आपने देखा कि कैसे एक चाल देश की दिशा बदल देती है। सियासत के शहमात के खेल में नेता और पार्टी भले अपने लिए कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस खेल का असर जनता और देश पर भी पड़ता है। इसलिए राजनीति को समझना और उसके इतिहास को जानना जरूरी है। इतिहास गवाह है कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश थी। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम
जरूर पसंद आया होगा।